बच्चों लास्ट टर्म पर हम लोगों ने हाइड्रोजन चैप्टर स्टार्ट किया था और हाइड्रोजन चैप्टर में हम लोगों ने हाइड्रोजन के बारे में पढ़ा, उसको बनाने की जो विधियां होती हैं, लेबोरेटरी की, कॉमर्शियल, उसकी फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज़ और उसकी हैलोजन एलिमेंट से और बेसिक एल्कली मेटल से क्या क्या सिमिलरिटीज़ होती हैं उसको डिस्कस किया था। इसके बाद हाइड्रोजन के 3 कंपाउंड्स और पढ़ने थे, वाटर, हैवी वाटर एंड हाइड्रोजन परऑक्साइड। तो इसमें हम लोग लास्ट टर्न पर 3 कंपाउंडों में हाइड्रोजन परऑक्साइड को डिस्कस कर चुके थे। हाइड्रोजन परऑक्साइड की फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है, उसके यूजेस क्या होते हैं, उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, उसको कैसे कैसे हम लोग बना सकते हैं। तो ये सब हाइड्रोजन परऑक्साइड का डिस्कस कर लिया था। उसी के बाद उसी के आगे हम लोग पढ़ रहे थे वाटर के बारे में। तो लास्ट टर्म पर वाटर के बारे में क्या पढ़ा था कि वाटर की प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती हैं, उसके गुण क्या क्या होते हैं। तो वाटर के जो प्रॉपर्टीज़ होती है, गुण होते हैं, उनको हम लोगों ने डिस्कस किया था, पढ़ा था। आज हम लोग उसी के आगे वाटर की कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करते हैं कि वाटर की केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती है। तो इसमें देखें वाटर की केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती है। तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ वाटर की क्या होती है। नंबर 1, वाटर को 1500 केल्विन टेम्परेचर पर रखें वाटर को, तो ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में ब्रेक हो जाता है। यदि वाटर को 1500 केल्विन टेम्परेचर पर रखें तो ये हाइड्रोजन और वाटर में ब्रेक हो जाता है। दूसरा क्या है, यदि वाटर में इलेक्ट्रिक करंट पास करें तो ये भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में ब्रेक हो जाता है। ठीक है ना। जब इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे, इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे तो कैथोड पर हाइड्रोजन कलेक्ट होगी और एनोड पर ऑक्सीजन कलेक्ट होगी। तो हाई टेम्परेचर पर या इलेक्ट्रोलिसिस करने पर इसका यह हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में ब्रेक हो जाता है। दूसरा क्या, एम्फोटेरिक नेचर या एसिड बेस कैरेक्टर। एम्फोटेरिक मतलब कि जल में अम्ल और क्षार दोनों के गुण होते हैं। एम्फोटेरिक माने क्या होता है, अम्लीय भी होता है और क्षारीय भी होता है। तो अम्लीय गुण भी होते हैं, क्षारीय गुण भी होते हैं वाटर में। तो एम्फोटेरिक माने अम्लीय गुण भी और क्षारीय, ये एसिड बेस कैरेक्टर। तो जैसे कि इसका वाटर से अमोनिया से रिएक्शन कराते हैं वाटर की, तो क्या बनता है, अमोनियम NH4+ और OH-। तो यहां पर ये वाटर एसिड का काम कर रहा है। ठीक है ना। और वाटर जो होता है इसका रिएक्शन किससे करा दें, यहां पर H2S से करा दें। इसका H2S से रिएक्शन करा दें हाइड्रोजन सल्फाइड से वाटर का, तो ये हाइड्रोनियम आयन बनता है और HS- बनता है। तो यहां पर ये बेस का काम करता है। तो वाटर जो है एसिड और बेस दोनों की तरह बिहेवियर करता है, इसका व्यवहार होता है। और वाटर जो होता है H+ और OH- में ब्रेक हो जाता है। और OH- जो होता है वो अधिक समय तक फ्री बना रहता है, लेकिन H+ अधिक समय तक फ्री नहीं रहता है। H+ H2O से रिएक्ट करके क्या बना लेता है, H3O+ क्या बना लेता है। तो जब H2O आयनाइज होता है तो वाटर में H3O+ और OH- आयन्स रहते हैं। OH- हाइड्रोक्सिल आयन और H3O+ क्या होता है, हाइड्रोनियम आयन होता है। H3O+ हाइड्रोनियम आयन, तो ये हाइड्रोनियम आयन भी बना लेता है। जैसे यहां पर ये H3O+ किसे बना लिया, ये H3O हाइड्रोनियम आयन,
और H प्लस। तो यहाँ पर ये बेस का काम कर रहा है, यहाँ ये एसिड का काम कर रहा है। तो एसिड और बेस दोनों की तरह ये बिहेवियर करता है। रेडॉक्स रिएक्शन, रेडॉक्स का मतलब रिडक्शन और ऑक्सीडेशन, मतलब ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों क्रियाएं। तो रेडॉक्स रिएक्शन माने ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों। तो सोडियम से वाटर की रिएक्शन कराते हैं तो सोडियम हाइड्रोक्साइड और H2 हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। तो यहाँ पर वाटर ऑक्सीडेंट या ऑक्सीकारक का कार्य कर रहा है। और वाटर की कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन होती है सनलाइट की प्रेजेंस में, क्लोरोफिल की उपस्थिति में। तो क्या हो जाता है, ग्लूकोज बनता है और ऑक्सीजन बनता है। और यहाँ पर ये वाटर क्या किसका काम करता है, रिडक्टेंट का, अपचयन का काम करता है। तो ऑक्सीकारक और अपचायक दोनों की तरह वाटर बिहेवियर करता है। तो ऑक्सीकरण और अपचयन हम लोग क्लास 10 पर पढ़ चुके हैं, चैप्टर ही था जिस चैप्टर का नाम था रेडॉक्स रिएक्शन, ऑक्सीकरण और अपचयन। तो यहाँ पर ये ऑक्सीडेंट और यहाँ पर रिडक्टेंट। ये सनलाइट की प्रेजेंस, क्लोरोफिल की प्रेजेंस में सनलाइट में ये वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड की रिएक्शन होती है किसमें, ग्रीन प्लांट्स में, जिसमें भोजन बनता है और ऑक्सीजन बनता है। तो यहाँ पर ये वाटर रिडक्टेंट का और यहाँ पर ऑक्सीडेंट का फंक्शन करता है। तो वाटर ऑक्सीकारक और अपचायक दोनों की तरह व्यवहार करता है। अच्छा, नेक्स्ट है ये हाइड्रोलिटिक रिएक्शन। हाइड्रोलिटिक रिएक्शन यहाँ पर ये बताना होगा, वाटर का डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट बहुत अधिक होता है, हाई, बहुत हाई होता है। डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट को हिंदी में कहते हैं परावैद्युत स्थिरांक। वाटर का डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट या परावैद्युत स्थिरांक बहुत उच्च होता है, जिसके कारण इसमें अधिकांश ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक, अकार्बनिक और कार्बनिक यौगिक घुल जाते हैं। तो ये एक बहुत ही अच्छा विलायक या सॉल्वेंट है, क्योंकि इसका जो डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है, परावैद्युत स्थिरांक होता है, वो बहुत ही अधिक होता है। इसलिए अधिकांश चीज़ें इसमें डिसॉल्व होती हैं। तो ये एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, सार्वत्रिक विलायक है, बहुत ही अच्छा विलायक है। तो ऐसा पूछा जाता है कि जल में अधिकांश चीज़ें क्यों घुल जाती हैं, तो आपको क्या बताना होगा कि जल का डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट या परावैद्युत स्थिरांक बहुत ही उच्च होता है, जिसके कारण अधिकांश ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक, कार्बनिक और अकार्बनिक यौगिक या कंपाउंड जल में घुल जाते हैं, डिसॉल्व हो जाते हैं। अब यहाँ पर हाइड्रोलिटिक रिएक्शंस में कैल्शियम ऑक्साइड की रिएक्शन वाटर से कराते हैं तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है, बेस बनता है। ये बेसिक ऑक्साइड है तो वाटर से हाइड्रोक्साइड बनेगा। यहाँ पर सोडियम कार्बोनेट की वाटर से रिएक्शन करते हैं तो क्या बनता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है और कार्बोनिक एसिड बनता है। मतलब अम्ल और क्षार दोनों बन रहा है। कार्बोनिक एसिड H2CO3 और ये NaOH हाइड्रोक्साइड बन रहा है। तो यहाँ पर ये हाइड्रोलिटिक रिएक्शन, इसमें वाटर से रिएक्शन कराए तो क्या बनता है, बेस बनेगा, क्षार बनेगा। तो यहाँ पर ये CO जो होता है वो तो एसिड बना रहा है और ये सोडियम बेस बना रहा है। इसके बाद नेक्स्ट लेते हैं हाइड्रेशन रिएक्शन। हाइड्रेशन रिएक्शन, सम मेटल सॉल्ट हाइड्रेट। सम मेटल जो साल्ट होते हैं, लवण होते हैं, वो कैसे होते हैं, वो हाइड्रेट्स होते हैं। तो इसकी क्या विशेषता होती है, तो इसमें हाइड्रेशन, तो जो सम मेटल्स होते हैं, सॉल्ट होते हैं, वो हाइड्रेट्स होते हैं। जैसे कि यहाँ पर निकल के साथ वाटर जुड़ा हुआ है, आयरन के साथ वाटर जुड़ा हुआ है, कॉपर सल्फेट के साथ 5H2 तो ये क्या होते हैं, जो ये यहाँ पर क्रिस्टलाइन वाटर है, वाटर इसमें मेटल के साथ जुड़ा रहता है, तो ये हाइड्रेट्स कहलाते हैं। तो ये डिफरेंट जो साल्ट्स हैं
निकल के साथ, यहाँ पर आयरन के साथ, यहाँ कॉपर सल्फेट के साथ ये वाटर मॉलिक्यूल्स जुड़े रहते हैं, तो यहाँ पर इनको हम हाइड्रेट्स कहते हैं। इसके बाद ये तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हो गई वाटर की, कि इसको इतने टेम्परेचर पर या इलेक्ट्रिक करंट पास करने पर ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन में ब्रेक हो जाता है। एम्फोटेरिक नेचर का होता है, मतलब एसिड और बेस दोनों तरह। रेडॉक्स रिएक्शन में ऑक्सीडेंट और रिडक्टेंट, अपचायक और ऑक्सीकारक दोनों की तरह ये व्यवहार करता है। हाइड्रेशन रिएक्शन में बताया मैंने कि इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बहुत ही उच्च होता है, जिससे कारण जितने भी अधिकांश ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक, कार्बनिक और अकार्बनिक यौगिक इसमें घुल जाते हैं। हाइड्रेशन, तो ये कुछ मेटल्स के साथ ये जल के अणु जुड़े रहते हैं, जिन्हें कि हम हाइड्रेट्स कहते हैं। अब ये तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे के पढ़ने के बाद अब आगे पढ़ते हैं इसकी हार्ड एंड सॉफ्ट वाटर। हार्ड एंड सॉफ्ट वाटर, इसको हिंदी में क्या कहेंगे? कठोर और मृदु जल। हार्ड एंड सॉफ्ट वाटर मतलब कि कठोर और मृदु जल। कठोर जल क्या होता है और मृदु जल क्या होता है? इसको सीधी भाषा में ऐसे देख सकते हैं, कठोर जल क्या होता है? जिस जल में साबुन को हाथ में लगाने पर जल भी डालें और साबुन से हाथ धुलें, तो अगर अधिक फेना आता है तो वो मृदु जल है, और यदि फेना बहुत कम आता है या नहीं आता है तो वो जल कठोर जल है। मतलब कठोर जल जो होता है साबुन के साथ फेना बहुत कम देता है या नहीं देता है, और जो मृदु जल होता है, सॉफ्ट वाटर होता है, वो साबुन के साथ अधिक फेना देता है। तो ये ऐसे इसकी पहचान कर सकते हैं कि कठोर जल कैसा होता है और सॉफ्ट या मृदु जल कैसा होता है। तो दो प्रकार के जल, हार्ड वाटर, सॉफ्ट वाटर, कठोर जल, मृदु जल। तो इसकी हम साबुन के में उपयोग करके इसको देख सकते हैं कि कठोर जल और मृदु जल के बारे में पहचान सकते हैं। अब वैसे अब दूसरी बात, जिस जल में लवण या साल्ट बहुत ज़्यादा घुले होते हैं तो उसे हम कठोर जल कहते हैं, और जिस जल में लवण या साल्ट बहुत कम मात्रा में घुले होते हैं उसे हम मृदु जल या सॉफ्ट वाटर कहते हैं। तो ये सॉल्ट के ऊपर डिपेंड करता है। साल्ट बहुत अधिक घुले हुए हैं तो हार्ड वाटर, साल्ट बहुत कम घुले हुए हैं तो ये मृदु जल होता है। तो कठोर जल और मृदु जल, इनका क्या? तो जो जल में कठोरता होती है, तो ये समझ में आ गया, सॉल्ट बहुत घुले हुए हैं तो कठोर जल है, और सॉल्ट बहुत कम है तो वो मृदु जल है। अब जल में कठोरता किस कारण से होती है? बाइकार्बोनेट, क्लोराइड्स और सल्फेट। 3, बाइकार्बोनेट, क्लोराइड और सल्फेट। बाइकार्बोनेट, क्लोराइड और सल्फेट के मैग्नीशियम और कैल्शियम साल्ट जो होते हैं, कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट, क्लोराइड और सल्फेट के पानी में घुले होने से जल में कठोरता होती है। और जो कठोर जल होता, अब तो ये पहले याद रखना कि कठोरता किसके कारण होती है। तो कठोरता कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट, क्लोराइड और सल्फेट के कारण होती है, जो जल में ये सॉल्ट ज़्यादा होते हैं। अब ये कठोर जल होता है, इसको हम ज़्यादातर लॉन्ड्री में कपड़े वपड़े धुलने में नहीं उपयोग कर सकते हैं, रंग बनाने में, कपड़े धुलने में नहीं उपयोग कर सकते कठोर जल का। और जो फैक्ट्रियों में बॉयलर वगैरह होते हैं, पानी नहीं उबाला जाता है, तो वहाँ पर भी कठोर जल का उपयोग नहीं कर सकते, क्योंकि बॉयलर के अंदर की सतह पर साल्ट की, लवण की बहुत ही मोटी परत बन जाती है, तो फिर उसमें बहुत अधिक ऊष्मा की आवश्यकता होती है। कभी कभी फैक्ट्रियों में बॉयलर में जो बॉयलर होता है उसमें कभी कभी इसके सॉल्ट के ज़्यादा जम जाने से वो बॉयलर फट जाता है, जिससे बहुत बड़े बड़े एक्सीडेंट हो जाते हैं। तो इस कठोर जल का उपयोग हम विभिन्न प्रकार के कार्यों में करना उचित नहीं रहता है, बॉयलर में तो बिल्कुल नहीं। तो इस प्रकार से ये लॉन्ड्री में, डाइंग में, बॉयलर में कठोर जल का उपयोग नहीं करना चाहिए। अच्छा, टाइप्स ऑफ हार्डनेस, जो कठोरता होती है वो कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की, टेम्परेरी और परमानेंट। जल में कठोरता 2 प्रकार की होती है, टेम्परेरी और परमानेंट, अस्थायी और स्थायी।
जो अस्थायी कठोरता होती है, टेम्परेरी या अस्थायी कठोरता होती है, वो कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट के कारण होती है। कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट के कारण अस्थायी कठोरता होती है। और इसके बाद जो परमानेंट या स्थायी कठोरता होती है वो कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट के कारण होती है। कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट, जैसे कि कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, इनके कारण जो होता है स्थायी कठोरता होती है। तो जल में जो कठोरता होती है दो प्रकार की, स्थायी और अस्थायी। टेम्परेरी मतलब अस्थायी और परमानेंट माने स्थायी। तो अस्थायी कठोरता कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट के कारण होती है, और परमानेंट या स्थायी कठोरता जो होती है वो कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट के कारण होती है। तो इस प्रकार से जल में कठोरता कितने प्रकार की होती है, और जल, कठोर जल क्या होता है, मृदु जल क्या होता है, और कठोर जल सभी कामों में बहुत ही अच्छा नहीं होता है। अब नेक्स्ट टर्न पर हम लोग पढ़ेंगे जल में जो कठोरता होती है उसके दूर करने के उसको क्या क्या उपाय होते हैं, उसके बारे में नेक्स्ट टर्न पर डिस्कस करेंगे कि जल में कठोरता कैसे कैसे दूर की जाती है। धन्यवाद।